रुद्रप्रयाग गांव की सर्द रात थी। कुहासे ने सब कुछ अपनी चादर में लपेट लिया था। माधव नगर मोहल्ले में रघुनंदन दादाजी अपने छोटे से घर के बरामदे में बैठे थे। दादाजी एक समय इस पूरे क्षेत्र के सबसे बड़े गुनीन हुआ करते थे, लेकिन अब बुढ़ापे और थकान ने उन्हें इस कदर घेर लिया था कि वो बस अपनी हुक्के पर कश खींचते हुए खें खें करके खांसे चले जा रहे थे। माधव दादाजी का इकलौता सहारा था और आंगन में वो सूखी लकड़ियों में आग लगाने की कोशिश कर रहा था। दादाजी, यहाँ आइए, आग जल गई है, अब इसका ताप लीजिए। इस कड़कड़ाती ठंड में अगर आग का ताप ले लेंगे ना, तो शरीर की सारी जकड़न और ये बुखार जैसा एहसास छू मंतर हो जाएगा। आइए ना दादा। अरे रहने दे रे माधव, तेरी इस आग में क्या रखा है? मैं तो अपनी ठंड भगाने की दवा पी रहा हूं, दिखता नहीं है तुझे? दादा, उस तंबाकू को पीने से तो लाखों गुना बेहतर है कि आप ये आग का ताप लें। कौन समझाएगा आपको, बताइए? ये हुक्का अब आपको कमजोर कर रहा है, ताकत नहीं दे रहा। प्लीज मान जाइए। तभी उनकी बातचीत में गांव का एक युवा किसान श्याम शामिल होता है। वाह, क्या बात हो रही है दादाजी और नाती के बीच। लगता है आज तो आपने महफिल जमा ली है ना? अरे श्याम, तू आ गया, तेरा ही इंतजार हो रहा था। हाँ, बस दादाजी को समझा रहा था कि ये नशे की लत छोड़ दे। आ जाओ रे श्याम, आज तू भी बैठ। इस नासमझ को समझा कि उम्र के इस पड़ाव पर दवा और हुक्के का साथ ही सच्चा होता है। हाँ। श्याम आग के पास बैठ जाता है। वो चारों ओर देखकर पूछता है, माधव, तुम आज अकेले क्यों आए? नरेश कहाँ है? आज वो नहीं आया? मैं तो उसके घर के पास से ही आ रहा था, कई बार आवाज भी दी, पर उस बेटा ने कोई जवाब ही नहीं दिया, तो मैं अकेला ही चला आया। हाँ श्याम, मुझे भी लग रहा था कि वो आज नहीं आएगा, पर क्यों नहीं आया ये नहीं पता। तूने सही किया जो तू अकेला आ गया। पर तुझे इतना यकीन कैसे है कि वो आज नहीं आएगा? इतनी निश्चितता से कैसे कह रहा है? निश्चित तो नहीं हूं यार, पर आज दोपहर को मैंने उसे चौराहे पर शैलेश के साथ देखा था। दोनों शाम को कहीं जाने की बात कर रहे थे। मुझे अस्पष्ट सुनाई दिया था, इसलिए मैं पूरी तरह से निश्चित नहीं हूं। किसकी बात हो रही है? और किसकी बात होगी? नरेश की। लड़का बुरी संगत में पड़ गया है लगता है। जब से उस शैलेश से मिला है, बदला बदला सा रहता है। ओहो, अब क्या होगा दादाजी? वो शैलेश तो गांव का सबसे बड़ा आवारा है। चोरी चकारी, फिजूल खर्ची, उसके साथ रहकर तो नरेश बर्बाद हो जाएगा, निश्चित ही। हाँ श्याम, मुझे भी यही चिंता सता रही है। बेचारा अनाथ लड़का, बचपन में ही माँ बाप चल बसे। उसे तो हमें संभालना चाहिए था, पर अब वो उच्छृंखल राह पर चल पड़ा है। बेटा शैलेश जैसा टूट बास्तु लड़का, जिसका खुद का कोई ठिकाना नहीं, वो किसी को अच्छी राह पर नहीं ले जा सकता। कल तुम दोनों अगर नरेश से मिलो तो उसे कहना कि मुझसे आकर एक बार जरूर मिले, मेरा बुलावा है। कह तो दूंगा दादाजी, पर मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा होगा। आज जब मैं उसके घर के पास से आ रहा था तो उसने मुझे जानबूझकर अनदेखा किया, आंखें चुराकर निकल गया। क्या पता उस शैलेश ने उसके दिमाग में क्या भर दिया है। अरे छोड़ो यार, जो जैसा कर रहा है उसे करने दो। हम कब तक सबका ठेका लेते रहेंगे? छोड़ो, ये सब देखकर क्या होगा। ये कहकर भी माधव शांत नहीं होता। दादाजी सिर्फ एक टक हुक्का खींचते हैं और बीच बीच में कुछ सोचकर हवा में देखते रहते हैं। उनके माथे पर अदृश्य चिंता की लकीरें गहरी हो रही थी। अगले दिन कुहासा छट चुका था। माधव अपने कंधे पर कुदाल रखकर खेत की तरफ निकल पड़ा। काफी देर तक खेत में मेहनत करने के बाद माधव थक गया। बहुत मिट्टी खोद ली है, थोड़ी देर और कुदाल चलाकर घर चलता हूँ। बहुत जोरों की भूख लग रही है, खाना भी साथ नहीं लाया। उफ। तभी शाम खेत की मेड़ पर आता है। ओह, क्या माधव, तू अभी भी काम कर रहा है? मैं तो सोचा तू कब का घर चला गया होगा। अरे थोड़ी सी मिट्टी और बच गई है, वो करके जाता हूँ। तुम इतनी देर से क्यों आए? क्या बात है? क्या बताऊं यार, मैं तो कोहरा छटते ही निकल गया था, पर रास्ते में चौराहे पर नरेश और शैलेश से मुलाकात हो गई, समझा? उन्हीं के चक्कर में देर हो गई। क्या कह रहा है? ये तो बड़ा अजीब है। क्या हुआ वहां? अरे मैंने देखा, वो शैलेश काले रंग का लंबा वस्त्र पहने हुए अजीब तरह से बैठा हुआ था और नरेश बिल्कुल उसके चेले की तरह
उसके बगल में शांत खड़ा था। उन्हीं का माजरा समझने में देर लग गई। क्या कह रहा है? मुझे तो रास्ते में वे कहीं नहीं दिखे। क्या तुमने उस रास्ते से नहीं आया? नहीं यार, मैं तो उस उल्टे रास्ते से आया जो बड़े बरगद के पेड़ के नीचे से जाता है। घर लौटते समय चौराहे से ही जाना। अगर वे वहीं हैं तो पागलों की करतूत देख कर आना। कोई बुरी आत्मा बैठी है उनके सिर पर। ठीक है रे, मुझे बहुत काम है खेत में, मैं चलता हूं। ठीक है, तुम जाओ। माधव कुछ देर और काम करता है, फिर गुस्से और उत्सुकता के साथ घर की ओर निकलता है। उसने फैसला किया कि वो चौराहे से ही जाएगा। माधव जब चौराहे पर पहुंचा तो दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। शैलेश काले वस्त्र में सनकी लग रहा था और नरेश ठीक उसके पास बिना किसी भाव के एक देह रक्षक की तरह खड़ा था। ए नरेश, यहां क्या कर रहा है तू? तेरा खेत का काम बाकी पड़ा है और तू यहां खड़ा होकर इस शैलेश आवारा के साथ आवारागर्दी कर रहा है। माधव की बात सुनते ही शैलेश की आंखें क्रोध से जल उठी, पर वो चुप रहा। नरेश भी अडिग खड़ा रहा। क्या हुआ रे? चुप क्यों हो गया? क्या गूंगा हो गया? मैंने जो कहा सुना नहीं तूने? तेरी दिक्कत क्या है बता तो सही। उसका खेत, उसका काम, जब मन करेगा तब करेगा। तू कहने वाला कौन होता है? तुझे किसने इतना चौधरीपन करने को कहा? देख शैलेश, तेरे साथ मैं कोई बात नहीं करना चाहता। मैं अपने दोस्त नरेश से बात कर रहा हूं। अगर तूने बीच में नाक घुसाई तो मैं तेरी नाक फाड़ दूंगा साले, चोर चोरटा बेघर। मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं कि तू नरेश को बहला फुसलाकर किसी गलत काम की तरफ ले जाने की साजिश कर रहा है, और ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। खबरदार, चुप कर। बहुत देर से बकवास कर रहा है। घर जा, ज्यादा दिमाग गर्म मत कर। ये कौन है? ये तो मेरा दोस्त नरेश नहीं है। ऐसा व्यवहार तो उसने कभी किसी के साथ नहीं किया। आखिर क्या हुआ है इसे? क्या रे, अभी भी खड़ा है? निकल जा यहां से। क्यों भीड़ बढ़ा रहा है? यहां लोगों की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए गुरु शैलेश बैठा है। तू बेकार में यहां भीड़ बढ़ाने से पहले निकल। पागलपन की भी एक सीमा होती है। जा, दादाजी तेरा हालचाल पूछ रहे थे। अगर हो सके तो जाकर मिल लेना, नहीं तो भाड़ में जा। मैं तेरा मुंह भी देखने नहीं आऊंगा। हाँ? वहां से तेजी से चला गया। उसी रात श्याम खेत का सारा काम खत्म करके माधव के घर की ओर चला आ रहा था। रास्ता घने अंधेरे और कुहासा से भरा था, इसलिए वो अपने पास रखे टॉर्च की मदद से आगे बढ़ रहा था। वो डर कम करने के लिए गुनगुनाता चला जा रहा था। सड़क के किनारे की झाड़ियों से असामान्य कुछ आवाज सुनाई दी। श्याम वहीं ठिठक गया। वो पीछे मुड़ा और टॉर्च की रोशनी झाड़ियों की ओर डाली। अंधेरे में झाड़ियों के ऊपर से एक लाल दहकती हुई आंख बाहर निकली हुई थी और वो सीधे श्याम की ओर घूर रही थी। कौन है? वहां कौन है? जैसे ही श्याम ने टॉर्च की तेज रोशनी डाली, वो लाल आंख तुरंत अंधेरे में विलुप्त हो गई। दृश्य देखकर श्याम का रोंगटे खड़े हो गए। कौन है वहां? और तभी अचानक झाड़ियों के बीच से मुंह पर कपड़ा बांधा एक आकृति लाठी लेकर श्याम पर झपट पड़ी। उसी रात माधव के घर पर काफी देर हो चुकी थी। माधव खाना बना रहा था और दादाजी रोज की तरह हुक्का खींच रहे थे। माधव दादाजी के पास आकर बैठ जाता है। खेत का काम कितना हुआ रे नाती? मुझे भी हाथ लगाना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, मैं अकेला कर लूंगा दादाजी। अगर जरूरत पड़ी तो शाम को भी बुला लूंगा। आपका शरीर ठीक नहीं रहता, आपको कुछ नहीं करना है। हाँ श्याम, वो अब तक क्यों नहीं आया? क्या हुआ होगा उसे? देख, नरेश का तो आज भी कोई पता नहीं है। क्या हो रहा है गांव में पता नहीं। हाँ दादाजी, आज मेरी मुलाकात हुई थी उससे। मैंने उसे सब कुछ बताया था, पर उसने मेरी बात अनसुनी कर दी। उसे छोड़ो तो, उसकी बात सुनते ही मेरा दिमाग खराब हो जाता है। माधव अपनी बात पूरी करने ही वाला था कि अचानक वो चुप हो गया। उसकी आंखें एकटक घर के आंगन में लगे खजूर के पेड़ की ओर टिकी रही। पेड़ के ठीक पीछे से एक लाल जलती हुई आंख बाहर झांक रही थी। ये मानवीय आंख नहीं थी,
कौन? वहां कौन है? वो किसे घूर रही है? शाम तो नहीं है? दादा, मत देख, उधर मत देख, आंखें बंद कर ले फौरन, जल्दी। माधव दादाजी की आवाज सुनकर तुरंत आंखें बंद कर लेता है। हाँ, मैं शाम से ही किसी अशुभ उपस्थिति का संकेत महसूस कर रहा था। मेरी दाहिनी आंख शाम से ही फड़क रही थी। यह किसी आसन्न खतरे का संकेत था, पर यह इतना जल्दी दिखाई दे जाएगा ये मैंने नहीं सोचा था। कौन सा आसन्न खतरा दादाजी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और वो जलती हुई आंख किसकी थी? मत जानो, जो समझा वो बहुत अच्छा नहीं है। बेटा, अब मैं कितने दिन और जीऊंगा? अगर तुझे कुछ हो गया तो ऐसे क्यों कह रहे हैं दादाजी? आपको कुछ नहीं होगा इतनी जल्दी। आप तो बड़े बड़े गुणीन हुआ करते थे। आपकी ताकत के सामने कोई टिक नहीं सकता। वो ताकत तो अब कम हो गई रे बेटा, बुढ़ापा आ गया है। समय के साथ विद्या भी दूर चली जाती है। अब मेरे पास सिर्फ अच्छे बुरे की पहचान भर बची है। पर दादाजी, आप तो इस गांव के सबसे मशहूर गुनीन थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको गुनीनगिरी छोड़नी पड़ी? गुनाईगिरी खुद से छोड़ी नहीं जाती रे बेटा। समय के साथ जो विद्या आयत की जाती है वो खुद ही नियंत्रण से बाहर चली जाती है। मैंने हमेशा लोगों की मदद करने की कोशिश की, लेकिन एक घटना के बाद मेरी गुनीन विद्या धीरे धीरे मेरे नियंत्रण से बाहर जाने लगी। वो घटना क्या थी दादाजी? बताइए ना। ना रे, आज रहने दे, फिर किसी दिन बताऊंगा। अतीत की उन बातों को याद करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे। ओह, कितना भयानक था वो सब। कितना दुख और कष्ट झेला था मेरे सबसे अपने इंसान ने, जिसे फिर किसी दिन बताऊंगा। आज उन बातों पर चर्चा करना ठीक नहीं होगा। माधव चुपचाप दादाजी की ओर देखता रहा। उसने हल्के से सिर हिलाकर सहमति दी। दादाजी बांस की खूंटी पर सहारा लेकर बैठ गए और अनमने हो गए। माधव ने ध्यान दिया कि दादाजी की आंखों में आंसू थे। किसी पुरानी खींची हुई पीड़ा को याद करके उनके दादाजी अभी भी तड़प